नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अशोक बुकारिया और आज एक और विषय के साथ मैं आपके समक्ष लाइव हुआ हूं। तो मैं ये आज का जो विषय है ये थोड़ा सा ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि आज ही ठेके खुले हैं और आज ही मैं नशे के ऊपर जो है अपना विषय रखने जा रहा हूं। तो कृपया माफ करें, थोड़ा सा ये जानकारी ही है। बाकी नशा करना या ना करना ये व्यक्ति की इच्छा शक्ति के ऊपर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं इस नशे से त्रस्त हैं और वो छोड़ना चाहते हैं। तो नशे को कैसे छोड़ना है ये मैं थोड़ा सा टेक्निक्स आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा ये हम इसके पृष्ठभूमि में भी जाएंगे कि नशा है क्या। तो असल में जिनके लिए आज ठेके खुले हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि ऐसा ये कोइंसिडेंस ही हो गया कि आज ठेके खुले और मैं आपको नशे के ऊपर जो है थोड़े से आपके साथ बातचीत है ये। तो मित्रों, ऐसा है कि मनुष्य जीवन जो है वो बिना नशे के नहीं है। तो नशा सिर्फ शराब या चरस या कोई और जो नारकोटिक्स हैं वही नहीं है। नशा तो एक बहुत बड़ा विषय है। तो जैसे हम अपनी बातचीत में बोल देते हैं कि फलाने आदमी को यार इस काम का नशा है, तो उसने कोई शराब थोड़ी पिया होता या कोई दूसरा कोई नशा थोड़ी किया होता। तो हम ये नशे को इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैं विज्ञान अध्यापक भी हूं और विज्ञान का छात्र भी हूं। विज्ञान पढ़ा है मैंने, खास करके मेडिकल साइंस में हूं मैं, बीएससी मेडिकल। तो नशे के बारे में थोड़ी सी खोजबीन हम करते रहते हैं। तो नशे का अर्थ है कि जिस वस्तु से या जिस गतिविधि से हमें आनंद प्राप्त होता है उसको हम नशा कहते हैं। तो ये नशा, ये जो आनंद प्राप्ति होती कैसे है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे जो केमिकल्स हैं, ऐसे रसायन बनते हैं जो हमारे को आनंद की अनुभूति देते हैं। जैसे केमिकल्स में कुछ का नाम लूंगा, एंडोर्फिन्स हैं या डोपामाइन है या ऑक्सीटोसिन है या सेरोटोनिन है। इस तरीके के ऐसे कुछ रसायन हैं, जब ये हमारे शरीर में पैदा होते हैं और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं तो वहां हमारे को एक आनंद की अनुभूति देते हैं। तो आनंद मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये एक स्टेट है, ये कोई शराब पीने से या कोई नारकोटिक्स लेने से ही नहीं आता है। ये आनंद का अनुभव जो है ये हमारे को अपने कई सारे क्रियाकलापों से भी होता है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो इंद्रिय सुख है हमारे को, मतलब ये जो एंडोर्फिन्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स जो हैं जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं और हमारे को आनंद की अनुभूति देते हैं। तो वो उसको एक कैटेगरी में हम रख सकते हैं, इंद्रिय सुख। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां 5 प्रकार की हैं विज्ञान के अनुसार। जैसे आंख है, उससे हम देखते हैं, दृष्टि है। दूसरा हम कान है, उससे सुनते हैं। और फिर नाक है जिससे हम सूंघते हैं। फिर जो त्वचा है उससे हम जो है छूते हैं। तो फिर टेस्ट है, स्वाद है। ये 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। तो इनसे भी हमारे को सुख प्राप्त होता है। जैसे देखने से, या जैसे नृत्य है उसको हम देखते हैं, हम सीनरी को देखते हैं, इसलिए हम पर्यटन भी करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, फिल्में देखते हैं, या अपने प्रियजनों को जब हम देखते हैं तो
हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद कैसे अनुभव होता है, वो कुछ ऐसे ये केमिकल्स मैं आपको बताया, रसायन जैसे एंडोर्फिन्स वगैरह हैं, वो हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं। दूसरा जैसे कान है, कान भी हमारी एक इंद्री है जिससे हम सुनते हैं, मधुर संगीत सुनते हैं हम, फिर पक्षियों के चहचहाट सुनते हैं, तो वो चीजें हमारे को अच्छी लगती है, तो हमारे को एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये भी जो है इस इंद्री से भी ये एंडोर्फिन्स जो है हमारे शरीर के अंदर सिक्रीट होते हैं। ये ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो हमारे को आनंद की अनुभूति देते हैं। उसके पश्चात नाक है, हम सूंघते हैं खुशबू, फूलों की खुशबू या जैसे भोजन की खुशबू, उससे भी ये, तो फिर इससे भी हमारे को आनंद आता है। उसके बाद टेस्ट है, हमारी जीभ है, नाना प्रकार के जब हम व्यंजन खाते हैं तो हमारे को स्वाद आता है, उस स्वाद से भी हमारे शरीर के अंदर ये रसायन जो है एंडोर्फिन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, जो हमारे को आनंद की अनुभूति देते हैं। लेकिन ये है प्राकृतिक, ये प्राकृतिक कारण है जिससे हमारे को आनंद की अनुभूति होती है। इसके साथ साथ दूसरी जो गतिविधियां हैं हम करते हैं, जैसे खेल कूद हम करते हैं तो उससे हमारा आनंद की अनुभूति होती है, जीतते हैं हमारे को आनंद की अनुभूति होती है, व्यायाम करते हैं हमारे को आनंद की अनुभूति होती है, हम आर्ट वर्क करते हैं उसमें हमारे को आनंद की अनुभूति होती है, या फिर एडवेंचर करते हैं हम, मतलब कोई जैसे जिसमें थोड़ा सा डर थ्रिल हो, और उसके बाद जब हम उससे उबरते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फिर वही एंडोर्फिन्स या उस प्रकार के रसायन जो हमारे को आनंद की अनुभूति देते हैं वो सिक्रीट होते हैं। अब ये तो प्राकृतिक हो गया, जैसे इंद्रिय सुख हो गया या जो हमारी गतिविधियां हैं इससे जो है ये हमारे को आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब से मानव की सभ्यता हुई है तब से ही कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका सेवन करने से हमारे को आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात इनका सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर वही एंडोर्फिन्स, डोपामाइन आदि रसायन जो है वो पैदा होते हैं और हमारे शरीर को जो है वो आनंद या सुख की अनुभूति देते हैं। तो उसमें से मैं कुछ गिनाऊंगा आपको, जैसे चाय, कॉफी, ये भी मतलब ये जो पदार्थ हैं ये लत लगाने वाले हैं, आदत डालने वाले हैं, शरीर को दोबारा मांगता है। लेकिन अलग अलग पदार्थ का अपना अपना प्रभाव है, कुछ पदार्थ जो वो ज्यादा मांगते हैं, कुछ पदार्थ ना मिलने से हमारे को ज्यादा समस्या होती है, कुछ पदार्थों के ना मिलने से हम ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे चाय है, चाय के अंदर एक पदार्थ होता है जिसको बोलते थीन, और कॉफी के अंदर पदार्थ होता है कैफीन। ये दोनों एल्कलॉइड जो हैं ये हमारे को ये आनंद की अनुभूति कराते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो एंडोर्फिन्स जो है पैदा करते हैं, तो ये भी हमारे को लत पैदा करते हैं। तो कुछ समय के बाद हमारे को चाय पीने की, कॉफी पीने की इच्छा होती है, और चाय कॉफी जब पीते हैं तो हमारा मूड जो है एलिवेट हो जाता है। इसके साथ साथ तंबाकू है, तंबाकू के अंदर क्या, कौन सा एल्कलॉइड है, तंबाकू के अंदर निकोटीन है, जो हमारे को आदत डालती है या जिसके सेवन से हमारे को जो है वो आनंद की अनुभूति होती है। उसके साथ साथ शराब है, शराब के पीने से भी आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ पदार्थ हैं। फिर दूसरे जैसे अफीम है, भांग है, मारूजाना भी बोलते हैं जिसको, चर्स भी बोलते हैं, हेरोइन है, कोकीन है, या आजकल जो नया पदार्थ है सिंथेटिक जिसको चिट्टा बोलते हैं, तो वो केमिकली प्रिपेयर्ड है। तो इनके सेवन से भी हमारे को जो है आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इनको नारकोटिक्स की श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे चाय है ये हमारे को मिल जाती है, इस पे कोई बैन नहीं है। तंबाकू के ऊपर भी सरकार बैन नहीं लगाती है, हालांकि उसके ऊपर लिखा होता है इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक जो है ये हमारे लिए वो छूट है। शराब है,
शराब सरकार जो है उसने ठेके खोल के रखे हैं, ताकि ये भी इतना ज्यादा, वैसे तो ये बहुत सारे परिवारों को उजाड़ती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा कुछ हद तक हमारे लिए परमिट की गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम शराब ठेके से नहीं लेंगे तो लोग स्वयं तैयार करते हैं, आपको पता है, लान से तैयार करते हैं या अपनी भट्टियां तैयार करते हैं, अवैध शराब तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार वो जहरीली हो जाती है, उसमें फिर स्पिरिट, जिसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, उसकी मिलावट करके लोग बेचते हैं। तो उस कारण से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो इसका इलाज सरकार ने किया है कि परमिशन दी है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है और उससे कुछ रेवेन्यू जो है वो है रेवेन्यू, वो भी सरकार को मिलता है। तो यहां तक तो परमिशन है, लेकिन जहां तक ये अफीम है, भांग है, चरस है, हेरोइन है, कोकीन है, चिट्टा है, ये बहुत खतरनाक सब्सटेंस है, बहुत खतरनाक ये नशे हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार मांगता है शरीर, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है इनका प्रभाव होता है सीधा और बहुत ज्यादा। तो इनसे बचना है। और चिट्टा और हेरोइन जैसे, तो कोकीन जैसे, तो ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं कि एक बार में अगर हम इनका प्रयोग कर लें या 2 बार में इसका प्रयोग कर लें तो हमारे को लत पड़ जाती है। और ये इतने महंगे हैं कि घर बार बिक जाता है, चोरियां करना शुरू कर देते हैं लोग, फिर आदमी काम नहीं कर सकता है, बहुत सारे बीमारियां उसमें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए सरकार ने इनको नारकोटिक्स कहा है और इनको बैन किया है। तो अब मैं एक आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अब इन पदार्थों का जो है वो जो तो हैं अवैध, उनका प्रयोग तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन जो कॉमन हमारे समाज में जो आम नशे हैं वो 2 प्रकार के हैं, तंबाकू और शराब। मैं जैसे आपको बताऊं मित्रों, मैं भी समाज का हिस्सा हूं। तो मैं जब तक बीएससी की थी तब तक मैं किसी भी नशे में नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आया बीएससी करके, समाज में ही आया ना, तो वहां इन चीजों में हम पड़े हैं। लेकिन मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसमें डूबते जाएं, हमारे को अपने में ऐसी इच्छा शक्ति पैदा करनी चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि बीएससी आने के बाद मैं जो था वो ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था, अपनी गाड़ी थी छोटी पिकअप, तो उसको खुद चलाते थे। तो जब ड्राइवर होते हैं हम, तो बड़े सारे मित्र हमारे ड्राइवर बने, तो मैं दोष नहीं दूंगा कि उनके संगत में मैंने शराब पी या कुछ भी है, नशे में पड़े, बीड़ी सिगरेट भी और शराब भी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि ये नशे जो हैं, मैं जैसे कहा कि एंडोर्फिन सिक्रीट करते हैं, लेकिन इनकी डोज बढ़ती जाती है। जैसे मान लो कि आज हमने पाइया पिया, तो फिर धीरे धीरे वो हमारी वो जो एंडोर्फिन की जो मात्रा है हमारे शरीर में, वो पाइये से नहीं आएगी, वो 1.25 पाइये से आएगी। फिर अगली बार जो है वो 1.5 पाइये से आएगी, फिर आधी से आएगी, फिर बोतल से आएगी। तो इस प्रकार से इन नशों की मात्रा जो बढ़ती जाती है और आदमी जो है वो नशे के जाल में फंसता जाता है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैं और मेरा भाई, मामेर भाई था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ, वो हम दोनों बहुत मित्र थे, अब भी हैं। तो क्या हुआ कि शुरू में हमने जब शराब पीना शुरू की, तो हम 1 पाइये में 2 जने टून हो जाते थे। 1 पाइये भी कौन सा, ये ऊना नंबर 1, 1 पाइया पियेंगे हम, तो उस दोनों का हमारा काम हो जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर वो 1 पाइये से हमारा गुजारा नहीं होने लगा, तो हमारा नशा पूरा नहीं होने लगा। तो हमने क्या करना फिर कि जो 1 पाइया है वो आधा आधा करके उसमें पानी नहीं डालना, फिर उसको नीट पी लेना हमने, तो फिर नशा हो जाना। तो ऐसे करते करते फिर वो मतलब मात्रा उसकी बढ़ती गई, पाइया से आधी, आधी से बोतल, बोतल से फिर और आगे तक पहुंच गया मामला। मतलब वही शरीर जो है, शरीर को एंडोर्फिन चाहिए था, तो अब पाइये से वो एंडोर्फिन की मात्रा पूरी नहीं हो रही थी, उसको बढ़ती गई आनंद के लिए, शरीर की आनंद की अनुभूति के लिए।
तो हो गया। फिर बीड़ी सिगरेट भी पीना शुरू किए, खैनी खाना भी छोड़ने की कोशिश करनी तो नहीं छूटे। फिर ये हुआ कि 2001 में जब मैं विज्ञान अध्यापक के रूप में मेरी जब सिलेक्शन हुई तो मैं पढ़ाने गया। तो 10वीं कक्षा में एक अध्याय था स्वास्थ्य के ऊपर, और उसमें टॉपिक था कि नशे के स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव, नशा स्वास्थ्य को कैसे खराब करता है, वो था। अब वो टॉपिक आ गया तो मैं कैसे पढ़ाऊं बच्चों को। अब बच्चों को पता भी गुरुजी पीते हैं, क्योंकि मैं तो उसी वक्त जैसे एकदम मैं ड्राइवर था, ड्राइवर के बाद सीधा मैं टीचर लगा। तो अब कैसे पढ़ाऊं बच्चों को कि अब मैं लंबे लंबे भाषण दूं, और खुद मैं तो बीड़ी सिगरेट भी पीता था और शराब भी पीता था। अब क्या करूं, बड़ी विकट स्थिति हुई, बड़े धर्म संकट में पड़ा कि बच्चों को पता तो है, अब मैं कैसे भाषण दूं। तो फिर मैं जैसे कभी कॉपी चेक कर ली, कभी प्रैक्टिकल कर लिए, तो 5-7 दिन मैंने ऐसे निकाल दिए, उसको टाल दिया मैंने कि छोड़ूंगा, कोशिश करूंगा, ये कैसे पढ़ाऊं, अब ऐसे उधेड़-बुन में। लेकिन फिर मैं बच्चों को बोला कि बच्चों मैं भी ये नशे करता हूँ, शराब और बीड़ी सिगरेट का नशा करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एक प्रॉमिस करता हूँ कि इसको छोड़ने की कोशिश करूंगा। और फिर तब जाकर के मैंने वो फिर आगे चैप्टर पढ़ाया। तो मित्रों उसके बाद धीरे धीरे जैसे बीड़ी सिगरेट छोड़े तो 4 दिन छोड़ दूं, 5वें दिन फिर पी लूं। इसमें असल में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ टेक्निक भी चाहिए होगी। अब होता ये था कि पहले मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, शराब नहीं छोड़ी। तो जैसे बीड़ी सिगरेट छोड़ दी तो फिर शराब पीते पीते कहीं तो फिर लगा लिया दम, तो फिर नहीं छूटे। तो अंत में ऐसे करते करते 3-4 साल लगे मेरे को करते। तो मैंने क्या किया कि पहले शराब छोड़ी, 2005 में मैंने शराब छोड़ी। फिर 2006 में मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़े, और आज तक मैं मुंह के साथ नहीं लगाई बीड़ी सिगरेट। तो शराब कैसे छोड़ी उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं कि अब उसमें ऐसा था कि एक खुद ही ऐसा फार्मूला तैयार किया कि मैं 2 साल के लिए शराब नहीं पीऊंगा, ऐसा करके। और 2 साल के बाद फिर देखते हैं पीना कि नहीं पीना। तो ऐसे करके मैंने 2 साल के लिए प्रण लिया कि ये शराब जो है मैं नहीं पीऊंगा। और मित्रों शराब जब छोड़ी 2005 में, तो मैं बीड़ी सिगरेट भी छोड़ पाया 2006 में, वो तो हाथ ही नहीं लगाया आज तक। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद जब 2 साल पूरे हो गए, डेट होगी, तो थोड़ा सा अपने मित्रों के साथ पी लिया, पर्दे में सारा किसी तरीके से। और शायद हफ्ता भर पी होगा, मेरे को याद नहीं है। लेकिन हफ्ते के बाद फिर उसी जो है वो डेडलाइन जो है 1 साल के लिए और बढ़ा दी कि अब 1 साल और शराब नहीं पीऊंगा। तो ऐसे करते 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 तो उस नशे से छुटकारा पाया। और फिर तो ऐसा एक समय आया कि डेडलाइन पूरी होने के बाद भी इच्छा ना करे कि भी अब पीऊं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने जीवन में इन चीजों से, नशों से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। तो दूसरी बात रही ड्रग्स की। जहां तक ड्रग्स जो है वो एक बार हम तो ड्रग्स के इसमें तो नहीं आए, ड्रग्स के उसमें तो संपर्क में कभी नहीं आए, क्योंकि ड्रग्स ऐसी बीमारी है। मैं अपने बच्चों को या समाज के लोगों को या समाज में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं एक नसीहत देना चाहूंगा कि ड्रग्स कभी भी जीवन में ड्रग्स का प्रयोग नहीं करना। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप उसको फिर छोड़ नहीं पाते, ये 100% है। वो बहुत सारे जीवन नष्ट हो गए। पंजाब में आप देखिए जो गांव के गांव खाली हो गए, जवानी में ही मर गए बच्चे, खोखले हो गए। तो इससे बचना है। तो
इसीलिए अगर आपके आसपास कोई ड्रग्स का धंधा करता है, चर्च का कोई धंधा करता है, तो उसकी रिपोर्ट हमेशा पुलिस में करें। चर्च जो है, अब कई बार हमारे को धार्मिक चीजों के साथ भी जोड़ते हैं कि शिव शंकर जो है वो भांग पीते थे तो हम भी भांग पिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मित्रों। हम भगवान की बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। वो तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं। वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि का पालन करने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले हैं। उनके साथ हम अपनी कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हैं। और वो उन्होंने भांग के साथ साथ उन्होंने जहर भी तो पिया है ना। जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत जितने रत्न मिले थे तो एक उनमें से जहर भी मिला था। तो वो ऐसा जहर था, अगर उसको धरती पर फेंकते तो सारे जीवन नष्ट हो जाता। तो शिव जी ने वो फिर उस जहर को पिया था। तो उस जहर के कारण शिव जी का गला जो है नीला पड़ गया था, इसलिए शिव जी को नीलकंठ भी बोलते हैं। तो अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति नशेड़ी बोलता है कि शिव शंकर हमारे जो है वो भांग पीते तो मैं भी पीऊंगा, तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने तो जहर भी पिया, आप जहर भी पिएंगे। तो ये ऐसे कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से नहीं करना है। और खास करके जो चर्च है, जो अवेलेबल है हमारे जिला चंबा में अवेलेबल होती है, ये वाइल्ड वीड है। इसको बोते नहीं है, ये खुद उगती है। हम तो कोशिश करते हैं अपने बगीचों में उखाड़ने की, तो मजदूर लगाने पड़ते हैं हमारे को। तो उखाड़ते हैं, उसको उखाड़े तो बड़े मुश्किल से फिर कहीं खत्म होती, फिर भी जड़ से खत्म नहीं, पूरी खत्म नहीं होती, कहीं ना कहीं फिर भी उगाती है। तो उपलब्ध है, वो हमारे आसपास उपलब्ध है। तो मैं भांग की बात ये कहना चाहूंगा कि ये इतना खतरनाक नशा है, ये धीरे धीरे खत्म करता है व्यक्ति को। मतलब व्यक्ति जब भांग का नशा करना शुरू करता है तो उसका मुंह सूखता है। मुंह सूखने से क्या होता है, हमारे जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कम होता है। धीरे धीरे फिर हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे भंगी जो है हमेशा वो जल्दी उसके दांत जो है वो गिर जाते हैं, जवानी में दांत गिर जाते हैं, क्योंकि उसकी ओरल हाइजीन नहीं रहती। और व्यक्ति सुस्त हो जाता, दाढ़ी बढ़ा लेता है, नहाएगा नहीं। तो उसकी जो व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, जो पर्सनल हाइजीन है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। और बहुत सारी बीमारियों का भी वो ग्रास बनता है। और अंत में व्यक्ति पागल हो जाता है। पागल नहीं होगा तो जिसको बोलते हैं कि हम शदाई हो जाता है। मतलब उसको कोई वो नहीं रहती है, मतलब कैसे समाज में रहना, उसको चेतना समाप्त हो जाती है। मैंने अपने सामने देखा है। इसलिए सरकार इन चीजों को जो है वो रोकती है। तो साथ में आपके हम प्रश्न भी लेंगे। और बच्चों के, हाँ मैं पहले अपने सेशन में भी कहा था कि बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखना, लेकिन पता ना चले कि बच्चों को देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है। उनके बैग चेक करें, उनकी जेब चेक करें, जेब को उल्टा करके देखें कहीं तंबाकू का बूरा तो नहीं है। इस तरीके से कुछ चीजें हैं। ये ज्यादा सोता तो नहीं है बच्चा, या कहीं स्कूल से आ रहा है तो जल्दी घर नहीं आ रहा है, उसके मित्र कैसे हैं, उनके ऊपर भी नजर रखनी। तो ऐसा हमारे को लग सकता है पता कि बच्चा कहीं नशे के उसमें तो नहीं है। प्यार से उसके साथ बात करनी है, कोई समस्या है उसका समाधान करना है। तो इस तरीके से हमारे को बड़े बच्चों के ऊपर भी नजर रखनी, क्योंकि सबसे ज्यादा ससेप्टिबल जो है वो बच्चे ही हैं नशे में। वो बच्चा जब नशों में पड़ जाता है वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तंबाकू और शराब को मैं छोड़ने की बात कही, अब तंबाकू है 10 ग्राम जो है वो फिर जो है 2 करूंगा 3 करूंगा, ऐसा नहीं। बीड़ी सिगरेट जब भी छोड़ेंगे हम, एकदम हमारे को छोड़नी पड़ती है, एकदम छोड़नी पड़ती है हमारे को, तभी छूटती है। मतलब एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति करके। और शराब का तो मैं आपको बता दिया फार्मूला, ये प्रयोग किया जा सकता है, मतलब ये कारगर है, ये आजमाया हुआ है। तो इससे हम कर सकते हैं। और साथ में शराब अगर कहीं पीना भी है, कोई पीता भी है, तो उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। मतलब क्वांटिटी, प्लेस, मतलब कितनी पीनी है, कहाँ पीनी है और किसके साथ पीनी है, ये इनका ध्यान करके। और घर में भी अगर पिएंगे तो ऐसे बच्चों को पता नहीं चला कि पिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा
इन चीजों के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। पर जीवन में मैंने ये मेरा अनुभव है कि कोई भी नशे के बगैर नहीं है। मैं पिछली बार भी बताया था कि हमारे एक बीएससी थे इसके नॉन मेडिकल के, तो कोई नशा नहीं करते, बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं नशा करते थे, लेकिन वो मिर्चियां बहुत खाते, मतलब उनकी बनाई हुई सब्जी को हम नहीं खा सकते। तो इस तरीके से हम कैसा नशा करते हैं, इस नशे को हम खेल कूद में परिवर्तित करें। जो एंडोर्फिन है हमारे को नशे से मिलता है, इस एंडोर्फिन की पूर्ति जो हम खेलने से करें, व्यायाम से करें, प्रतिस्पर्धाएं करने से करें, आर्ट में जाकर के उसमें हम आनंद प्राप्त करें नशे को छोड़कर। और साथ में अगर जो शराब की बात आती है तो केवल जैसे होता कि यार शराब पीनी है नहीं पीनी है तो जल्दी खाना खा लें, 8 बजे से पहले खाना खा लेंगे, आधी शराब छूट जाएगी। खाना खाने के बाद शराब की इच्छा नहीं करती है। शराब पीने के बाद अब सुबह जागे जो आपको लगता है कि यार मैंने कितना सारी चीजें खो दी हैं, नहीं पीता तो ठीक था। वो अनुभूति शाम को भी उसका स्मरण करें। और साथ में ड्रग्स हैं, ड्रग्स को छोड़ने का तो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ही हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके पास कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा नशा करते हैं, कोई बड़ा है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है। मेरे एक बॉलीवुड की अभिनेत्री बहुत मशहूर, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसने माना है अभी लॉकडाउन के दौरान ही बताया कि मैं तो ड्रग एडिक्ट हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। मैं मेडिटेशन में गई, योगा में गई और वो छूटा। आज वो सक्सेसफुल अभिनेत्री है। तो ऐसा नहीं है कोई ऐसा अगर नशे में पड़ा है तो जीवन खत्म हो गया, नहीं। जीवन तो आखिरी सांस तक जीना है, भरपूर जीना है, नशों से दूर जीना है। तो अब ये कुछ प्रश्न आ रहे थे, मैं पढ़ नहीं पाया। सेम हेयर, रेस्ट टेबलेट नीड कांट क्विट। नहीं, ये आपको इच्छा शक्ति चाहिए। जो आप नींद की अगर गोलियां खाते हैं कोई, तो इच्छा शक्ति चाहिए और उसकी डोज आप कम कर सकते हैं। जैसे या आपको कंसल्ट करना ही पड़ना, आप कहीं रिहैब सेंटर में या किसी से मिलें, वहां काउंसलिंग में तो छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारी भागदौड़ की जीवन जो है भागदौड़ वाला हो गया, भौतिक उसकी तरफ, सुख की तरफ जा रहे हैं। बाल मुजरिया लिखा, सर आपका नंबर चाहिए था, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। मेरा नंबर नोट करें जी, 9816658085। इसको मैं अपनी पहाड़ी भाषा में बोलता हूं, 9816685885। ये हिंदी में बोलूंगा, 9816658095। बाकी ये हाँ, डिक्रीज स्लोली। हाँ, विपिन राजपूत जी ने कहा है, जिन्होंने प्रश्न किया, डिक्रीज स्लोली, और उसके बाद इच्छा शक्ति चाहिए। जब तक आप मेडिटेशन, आपको जीवन में गुरु चाहिए, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। मेडिटेशन के लिए गुरु ढूंढे। मैं ढूंढने की कोशिश की है, मेरे को मिला नहीं ऐसा कोई गुरु जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो सदगुरु जग्गी जी महाराज जो हैं, सदगुरु योगी जी जो हैं, उनमें मेरे को अपना गुरु दिखता है। मैं उनकी प्रीचिंग्स सुनता हूं तो वो समय अनुसार हैं और वैज्ञानिक हैं उनके तर्क। और कोई प्रश्न? नशा मुक्त हो भारत हमारा, ये गए दत्त जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सुमित भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया सर। एक और प्रश्न आया है, विपिन राजपूत, बट एडिक्शन नाउ कांट क्विट, इफ आई ट्राई क्विट माई बॉडी कैन वर्क। नहीं, आप चिंता ना करें इसका। अगर आप आए कभी, नेहा जी हैं कोई, वो आप आए कभी, पहाड़ों में आए, आपको हम मेडिटेशन भी करवाएंगे और इस नशे से भी छुड़ाएंगे, शर्तिया आप आए हमारे पास। एकता जी भी देख रहे हैं, साहिल ठाकुर जी भी हैं, हेम जी। प्रश्नों का मैं उत्तर प्रश्न चाह रहा था, उनके उत्तर देना चाह रहा था। पकड़ना आसान है, छोड़ना मुश्किल है। बहुत
1,00,000% की बात कही है अनिल कुमार शर्मा जी ने कि नशे में जाना आसान है लेकिन उससे छूटना बहुत मुश्किल है। वो भी नशा, जैसे तंबाकू और शराब की बात है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन ड्रग्स जो है 99% जो नहीं छूटती है, लेकिन 1% तो फिर भी होप है। हाँ, ये विपिन जी ने कहा है कंसल्ट एमडी मेडिसिन। अगर वो फार्मास्यूटिकल वाले कोई नशे कर रहे हैं, नींद की गोलियों वाले या ऐसे कोई कोरेक्स वगैरह या जो कोडीन बेस्ड जो नशे हैं उनको कर रहे हैं, तो वो हम डॉक्टर से कर सकते हैं कंसल्ट। हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स होते हैं, अगर कोई नशा करता है तो काउंसलिंग के लिए अलग से विभाग है, अलग से डॉक्टर है, और वहां से वो फिर देखते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना है या ऐसे हो जाएगा, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से करना है। इट इज ऑल अबाउट आवर विल पावर। यस, बिल्कुल रोहित देवल जी ने कहा है कि हमारी विल पावर है, लेकिन विल पावर के साथ टेक्निक्स भी काम करती है। ये शरीर है हमारा, हम ईश्वर नहीं है, मनुष्य हैं, तो ये शरीर है, ये कुछ टेक्निक्स के ऊपर भी काम करता है। जैसे मैं शराब के लिए टेक्निक बताई, ये 100% काम करती है, इसको कभी आजमा के देखना। प्रश्न अब और अगर कोई है तो हम करेंगे। बाकी आज बड़ी सारी भीड़ लगी थी, हमने देखा शराब के ठेकों के बाहर, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत डिप्रेशन में थे शायद लोग, लेकिन फिर भी ये कोई समाधान नहीं है, कुछ समय के लिए है। शाम को पिएंगे, रात को नींद आ जाएगी, सुबह ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा कि इतने पैसे खर्च कर दिए, 200 400 500 700 रुपए खर्च कर दिया, और मिला क्या, सुबह सिर खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये भी एक ये है। यस, चर्च डिस्ट्रॉइंग यूथ। यस, चर्च जो है वो शिवजी भगवान के साथ जोड़ करके जो है देखा जा रहा है, वो गलत है। शिवजी भगवान तो जहर भी पीते थे, तो हम जहर थोड़े पिएंगे। तो चर्च जो है वो धीमा जहर है। ये एक बार मैंने ट्राई किया है, उसके बाद मतलब एक बार पता नहीं क्या हुआ, पी ली, तो हुआ ये कि मैं चारपाई के ऊपर लेटा, तो मेरे को ऐसे लगे कि मेरी चारपाई आसमान में जा रही है और नीचे गिर रही है। हो सकता शायद मैंने ज्यादा पी ली। तो दूसरे दिन 6 बजे मेरी तबीयत ठीक हो, तो मैं उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया। अगर थोड़ा पीता तो शायद मैं भी चर्सी होता। तो इस तरीके से हाँ जी, विपिन राजपूत जी बोले थैंक यू शोभ बुखारी जी। हाँ जी छोटे भाई, ये प्रयास है हमारा। मैं भी सामाजिक प्राणी हूं, मेरे में भी बहुत सारे दोष हैं, मैं खुद बताया कैसे, पर वो हर व्यक्ति में कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। खूबियों को उभारना है, कमियों को कम करना है। जीरो तो नहीं होती है, कमियों को कम करना है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि मेरे में ये कमियां हैं और मेरे में ये खूबियां, पता होना चाहिए। खूबियों को बढ़ाना है और कमियों को कम करना है। स्वपन जी जय श्री राम बोल रहे हैं, और इस तरीके से अच्छा, ये कुलदीप राजपूत जी बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये तो नशा मुक्त जीवन है उसके कारण है, और कुछ जीन्स जेनेटिक भी है, कुछ एनवायरनमेंट का भी है। पानी पीता हूँ खूब, योग करता हूँ। सुरेंद्र ठाकुर जी बोले गुरुजी आपसे मिलना था, मैं आपसे आपने क्या है छोड़ा है कैसे बोले, आप मेरे को फोन करना। सुरेंद्र जी मैंने बोला ना 98 166 58 085 ये मेरा नंबर है, तो मेरे से फोन करें, आप आ भी सकते हैं। ये कह जी अच्छा 56 आधार। तो नरेंद्र सिंह ठाकुर जी, अगर इंसान की विल पावर स्ट्रोंग है तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, विल पावर के आगे पहाड़ जो है वो ढा दिए जाते हैं। जो जीतन मांझी था, दशरथ मांझी, तो उसने पहाड़ को ही काट दिया था धीरे धीरे करके। उत्तम सुरेश बंशी बोले दारू किसी भी एंगल से स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी सरकार की देख रेख में इसका कारोबार होता है। उत्तम जी मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार ठेके बंद करेगी तब भी लोग पिएंगे। अभी पीछे बंद थे तो पी रहे थे, बहुत सारे को नी भी मिली या प्रयास करना पड़ा, डबल रेट पे ली, या गांव में कुछ लोगों ने अपना डिस्टिलरीज भी खोल दी थी। पीने वाला पी लेता है,
तो सरकार जो है वो इसलिए करती है कि एक तो स्टैंडर्डाइजेशन होती है। आप गांव की शराब पियेंगे तो एक घर से आदमी आज एक बोतल पी जाएगा, कल वो आधी में टून हो जाएगा, वो मर जाएगा गिर के, क्योंकि डिग्री नहीं है ना उसकी। और साथ में कुछ लालची लोग जो है उसमें मिलावट करते हैं। जैसे शराब जो पीने वाली शराब है, लीकर है, वो केमिकल नेचर उसका इथाइल अल्कोहल है, लेकिन वो मिथाइल अल्कोहल लोग जो स्पिरिट जिसको बोलते हैं वो मिक्स करते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल जब आदमी पीता है कुछ लेवल से ज्यादा, जब शरीर के अंदर आता है तो आंखें चली जाती हैं, मृत्यु हो जाती है कईयों की, लीवर फेल हो जाता है। ये हुआ हमारे सामने, हुआ हमारी रिश्तेदारियों में ऐसा हुआ है। तो इसलिए सरकार ये बोलती है अगर किसी को बड़ी ही दिक्कत है तो पी ले वो सरकारी ठेके से, और जो है वो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। वो पैसा जो है उसने वहां भी तो खर्च करना है, तो यहाँ खर्च करेगा तो रेवेन्यू में आएगा, वो हमारी सड़कों पुलों वगैरह के काम आएगा वो। तो ये नेसेसरी इविल है शराब, मतलब नेसेसरी इविल होगी इसमें। सुरेंद्र ठाकुर जी बोले हैं बताया था आपने बचपन से नशा नहीं किया, फिर कॉलेज लाइफ में क्या धीरे धीरे आदत लग गई, ज्यादा नहीं और पार्टी में हो जाता है, कैसे छोड़ना चाहता हूं। नहीं, मैं जो बोलता हूँ कॉलेज लाइफ तक मैंने नहीं पी है, जब मैं समाज में आया उसके बाद हमने शुरू की। तो ये आपने पता नहीं शायद अपने बारे में लिखा होगा कि मेरे बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये कि मैं आपको फार्मूला बताया है कि मैं तो 2 साल के लिए जुड़ा। आप एक बार पहले शुरुआत 1 महीने से तो करो कि भी 1 महीना मैं नहीं पीऊंगा, कसम खा लो। हिंदुआ तो सिर पे गीता उठा लें, मंदिर में करें, कोई दूसरे धर्म का तो अपनी धार्मिक किताब की कसम खा लें, सिर पे उठा लें, तो इतना करें कि 1 महीना नहीं पीऊंगा, तो देखो अपने अंदर कितना बदलाव आता है। शराब छोड़ने के बाद कैसे जीवन जो है वो बदला हुआ नजर आता है। तो फिर उसको और बढ़ाएं, 1 महीने के बाद 1-2 दिन पी लो, अगर नहीं रुका जाता है फिर उसको डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ाओ, फिर साल के लिए बढ़ाओ, फिर एक ऐसा समय आएगा जब आदमी को लगेगा अब मैं नहीं पीऊंगा। ऐसा होता, मैं अपने पे प्रैक्टिकल किया, मैं तो बोल रहा हूँ। राज शर्मा जी बोले फेसबुक लाइव में आने का धन्यवाद सुरूर जी, नमस्कार ससुर जी। अच्छा राज शर्मा जी हैं, अच्छा पता नहीं अब नए नाम से भी होते केवल। और कोई अगर प्रश्न होगा तो ले सकते हैं। भारत माता की जय। हाँ जी कालिया जी, तो आप हमारे गुरु हैं, अपने बालकृष्ण कालिया जी। हमने जब आईटीसी की थी तो ये हमारे शिक्षक थे आईटीसी में, और उसी आईटीसी में मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़े थे, मतलब मैं छोड़ के गया था। मतलब मैं आईटीसी का जो अपना कैंपस था वो वहां बाहर बीड़ी का बंडल तोड़ के अंदर गया था। तो उसी का आप ही का प्रभाव है कि आज तक नहीं छुआ। पूर्णिमा ठाकुर लिखती हैं मोटिवेटेड स्पीच फॉर यूथ, जो बात कभी आपने की जब आप टीचर थे, तब आपने बच्चों को गलत नहीं सिखाया, उनको सच बताया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब पता था ना कि अब फिर अच्छा भी नहीं लगता, और पता भी था बच्चों को पीता था, तो फिर कैसे झूठ बोलना था। पर इतना बच्चों के साथ वायदा किया था कि भी कोशिश करूंगा छोड़ने की, छोड़ूंगा मैं, तो छोड़ा फिर। एकता शर्मा जी बोल रहे हैं जी बहुत बढ़िया। हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस तरीके से तो ये कुछ ऐसी कहानियां होती है हमारे जीवन की जो हमारे को शेयर करनी चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को उसका फायदा होता है। और स्पीच इज वेरी मोटिवेटिव। हाँ जी धन्यवाद। अशोक सिंह जी बोले बकारिया जी आपको क्या लगता है कि दुनिया में नशा ही नहीं होना चाहिए? मैं बताया ना परिभाषा कि नशा वो प्रवृत्ति है व्यक्ति की, जो किसी गतिविधि या किसी पदार्थ को लेने से हमारे को जो आनंद मिलता है वही है। तो ये पदार्थ को लेने की जगह हम कोई गतिविधि करें, खेल कूद करें, व्यायाम करें या प्रतियोगिताएं करें,
जातरों में जाएं, छिंजों में जाएं, तो उससे हमारे को आनंद मिलता है। नाचे गाएं, उसी से आनंद मिलता है, वही नशा है। तो कई बार हम बोल देते हैं इसको यार इस चीज का नशा, तो यही है ना, एंडोर्फिन हमारे शरीर के अंदर सिक्रिएट होना चाहिए ना, जिसमें हमारे को आनंद की अनुभूति हो। तो कुछ भी कर सकते हैं, पदार्थ लेने की जरूरत, थोड़े सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्या शराब के ठेके बंद होने चाहिए? मैं इसकी फेवर में नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखी है गांव की लाइफ भी और शहरों की लाइफ भी। अगर ठेके बंद करेंगे, अवैध शराब बिकेगी जिसमें मिथाइल अल्कोहल मिक्स होगी, स्पिरिट मिक्स होगा, जो हमारे लीवर को डैमेज करेगा, हमारी आंखें जाएंगी, मर भी जाते हैं लोग। तो अच्छी शराब अगर जिसने पीनी है उसने पीनी है, वो खुद भी निकाल करके पिएगा, डिस्टिलेशन करके निकल। मैं देखा कैन के कैन लोग तैयार कर रहे हैं, तो उससे सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिलता है और गलत चीज भी पीते हैं लोग। गुरुजी स्मोकिंग कैसे छोड़नी है? एकदम छोड़नी है स्मोकिंग। छोड़ें तो थोड़ी इलायची वगैरह खाएं। सबसे मुश्किल है स्मोकिंग छोड़ना। शराब फिर भी छूट जाती है, स्मोकिंग छोड़ना जो है सबसे मुश्किल है, लेकिन इच्छा शक्ति से। अशोक सिंह जी बोले, आपको क्या लगता है नशा मुक्त होना चाहिए भारत या नहीं? बिल्कुल, भारत नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन नशा किस प्रकार का, ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं खेल कूदों में या इस तरीके की पॉजिटिविटी। अंकुराना, जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम जी। तो ये प्रश्न में आई बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। धन्यवाद जितेंद्र जी। वीरेंद्र ठाकुर जी बोले, सरकार को चर्च वैधता प्रदान करनी चाहिए। आप भी सरकार के सामने पक्ष रख सकते हैं चुरा का। सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को तो प्रामाणिकता उसके बाद दी जा सकती। नहीं, मैं नहीं हूं इस फेवर में कि चर्च की खेती हो, क्योंकि फिर हम उसको वैध कर देंगे। हालांकि जो भांग का पौधा हेम्प भी बोलते हैं उसको, उससे रेशा भी मिलता है, जिससे हम रस्सियां वगैरह बना सकते हैं। लेकिन मैं इस फेवर में नहीं हूं कि चर्च को जो है वैधता प्रदान की जाए, फिर बढ़ेगा वो। हाँ, उसको कहीं लाइसेंस के तौर पर, दवाई के तौर पर कहीं अगर यूज होता है, तो कहीं फार्म हाउस में या इस तरीके, अब जैसे ये दूसरे कोडीन जो है, अफीम से कोडीन निकलती है, इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है। हर चीज मेडिसिन है, कम मात्रा में ली जाए, और अधिकता हर चीज की बुरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। खाना ही ज्यादा खा लेंगे तो टटियां लगेंगी, पेट खराब होगा। कुछ भी हम ज्यादा कर लेंगे तो होगा, लेकिन नशे के मामले में ऐसा नहीं होगा। हाँ, भांग का कहीं खेती करनी है अगर मेडिसिनल, उसके लिए तो अलग से उसको परमिट दिया जा सकता है, या वो भी बस्ती से दूर। तो इस तरीके से ये मैं इस पक्ष में नहीं हूं। तो जितना, हाँ, तो इतना ही है। बाकी कोई प्रश्न तो मेरे को लगता नहीं आया है। हाँ, ठेके बंद होने चाहिए, आर के तिवारी जी बोल रहे हैं। नहीं होने चाहिए शराब के ठेके, तो बंद नहीं होने चाहिए। अवैध बिकेगी शराब, बिकती भी है। तो आर के तिवारी जी को तो पता होगा, आसपास हैं बहुत सारे जहां ये शराब मिल जाती है। अभी भी आप अपने आसपास देखेंगे, शहरों में भी मिलती है। शराब माफिया जो है, अवैध शराब माफिया पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आज का इतना ही। सुभाष साहिल जी भी अभी दिख रहे हैं देखते हुए। तो अब तो समाप्ति की ओर है, और एक विषय आज का यहीं समाप्त होता है, और आगे किसी नए विषय के साथ जो है वो आगे। ये ऋषभ शर्मा जी बोलते, वैसे शराब के बिना सरकारें चल सकती हैं या नहीं? सरकारें तो चल सकती हैं, लेकिन समाज के लिए बुरा है शराब। वो शराब ठेके में, मैं ठेके से जो शराब आएगा वही सर्टिफाइड है, उसी की डिग्री है, और उससे रेवेन्यू सरकार को जाता है। अगर ठेके हम बंद करेंगे तो भी शराब मिलती है, पीते हैं लोग। शराब निकालना बहुत आसान है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है उनको पता है कैसे फर्मेंटेशन होती, कैसे डिस्टिलेशन होता है, बना लेते हैं। जिसने विज्ञान नहीं भी पढ़ा, गांव के बहुत सारे लोगों को पता है कि कैसे शराब निकाली जा सकती है।
तो अवैध शराब निकलेगी, हानिकारक होगी, जहरीली होगी, जिससे फिर नुकसान होगा। तो ठेकों से फिर भी सर्टिफाइड है, कहीं ना कहीं चेक है, और फिर उससे रेवेन्यू भी है। तो धन्यवाद। आज एक बार फिर मैं ठेके खुले हैं, बहुत सारे लोगों ने लाई भी होगी, तो मेरे को जो है बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि आज तो हम बड़े दिन के बाद ठेके खुले हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप पिए या ना पिए, ये आपका शरीर है, आपकी जेब है, वो आपका परिवार है। धन्यवाद। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ